नमस्कार स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है केमिस्ट्री का एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट किए हैं प्रयोगशाला परिचालक परीक्षा के लिए। उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज देखेंगे केमिस्ट्री का एमसीक्यू नंबर 3। इससे पहले मैं जो 2 एमसीक्यूज कराया हूँ उसका पीडीएफ आप सभी को विथ आंसर मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलिए फिर हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दिया गया है, ओजोन परत में छिद्र का मुख्य कारण है। मतलब ओजोन परत में जो छिद्र हो रही है लगातार, उसका मुख्य कारण क्या है उसको आपको बताना है। ऑप्शन ए है फ्लोरोकार्बन, ऑप्शन बी है लेड टेट्रा एल्किलस, ऑप्शन सी है प्रकाश एंड ऑप्शन डी है मेटल कार्बोनिल्स। का सही आंसर देखेंगे तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कौन सा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बहुत ही एकदम सामान्य सा प्रश्न है, 6वीं के लेवल का प्रश्न है, ठीक। तो क्या है, इसको हम लोग CFC के नाम से भी जानते हैं, ठीक। क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक। अगला प्रश्न है, इसमें आपको 2 सूची दी गई है। इन दोनों सूची को आपको सुमेलित करना है। देखो इसमें आपकी सूची नंबर 1 में दिए गए अणु या आयन के नाम और सूची नंबर 2 में आपको दिया है उसकी ज्यामिति संरचना। तो अणु और उसकी ज्यामिति संरचना को आपको क्या करना है, सुमेलित करना है, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं इसमें क्या होगा। तो इसमें से आप लोग देखो, जो BF4 क्या चीज, BF4 एक क्या है, एक अणु या आयन का नाम है। इसकी आकृति क्या होती है, इसको आपको सबसे पहले देखना है, ठीक है। तो BF4 की आकृति होती है टेट्राहेड्रल। क्या होती है, टेट्राहेड्रल। तो ए का हो गया 2, क्या हुआ, ए का हो गया 2। सेकंड है आपका BrF4। इसकी आकृति होती है क्या क्या चीज, स्क्वायर प्लेनर। क्या होती है, स्क्वायर प्लेनर। सी में दिया है BrF5। तो BrF5 की आकृति होती है स्क्वायर वाई पिरामिडल। क्या चीज, स्क्वायर वाई पिरामिडल, ठीक। और PF5 की होती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या चीज, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो क्या निकल गया, ए का हुआ 2, ए का हुआ 2, ठीक। बी का हुआ क्या चीज, 1, बी का हुआ क्या 1, सी का हुआ 4 और डी का हुआ 3। तो सही आंसर क्या निकल गया है हमारा क्रम 2, 1, 4 और 3। तो देखते हैं इस वाले क्रम को किस वाले ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है 1 2 3 4, ऑप्शन बी में दिया गया है 2 1 3 4, ऑप्शन सी में दिया है 3 4 1 2 और ऑप्शन डी में दिया है 4 3 2 1। तो हम लोग अभी मिलाए हैं तो कौन सा मैच हुआ था, 2 1 3 4। तो सही आंसर कौन सा निकल गया है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऐसे टाइप के प्रश्न बहुत आते हैं कि ये देखो, ये संकरण से संबंधित प्रश्न है। कैसे, संकरण से संबंधित प्रश्न है, ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं, ठीक। अगला प्रश्न है, किसी तत्व के रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है। किसी तत्व के रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है, इसको आपको बताना है। तो किसी तत्व का रासायनिक गुण जो है तत्व के सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। क्योंकि देखो, इलेक्ट्रॉनों को त्यागना मतलब वो क्या बन जा रहा है, एक मेटल बन जा रहा है, ठीक। इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना क्या हो रहा है, वो एक अधातु हो रहा है। प्लस इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही धातु के स्थायित्व और अस्थायित्व को क्या करता है, दर्शाता है। तो वही उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा, वही उसके जो रासायनिक गुणधर्म है उसको बताएगा। क्योंकि धातु का रासायनिक गुणधर्म अलग होता है और अधातु का गुणधर्म अलग होता है। मैं आप लोगों को पिछले क्लास में अच्छे से बताया था कि बाहरी उपकोश में इलेक्ट्रॉन कैसे आता है, कैसे जाता है, उसको क्या बोलते हैं और कैसे इस स्थायित्व को ग्रहण करता है, ठीक लोग, ठीक है। अगर आप लोग उस वीडियो को देखे नहीं हो तो प्लेलिस्ट में जाइए, प्रयोगशाला परिचालक भर्ती परीक्षा 2024 करके, उसमें आपको थर्ड 4th नंबर के वीडियो जो है इससे संबंधित है, ठीक। वहाँ MCQ नंबर 2 है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्या जी सही नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिया है हाइड्रोजन एक तत्व है, ऑप्शन बी में दिया है हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, ऑप्शन सी में दिया है हाइड्रोजन की कोई समस्थानिक नहीं होते हैं और ऑप्शन डी में दिया है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक विस्फोटक मिश्रण बनाते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्या है, हाइड्रोजन एक तत्व है, तो बिल्कुल तत्व है, पहला ही नंबर में आता है।
हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, ये भी बिल्कुल सही है, आप लोग जानते ही होंगे। हाइड्रोजन कैसे देखे ना, बलून को भर के ऊपर करते नहीं है, तो ये भी बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन के कोई समस्थानिक नहीं होते, एक बिल्कुल गलत कथन है, क्योंकि हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, आप लोग उसको जानते हो। ठीक, तो सही आंसर कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक विस्फोटक मिश्रण बनाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो गलत कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर सी, और यही हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? इसमें भी आप लोग जब भी एग्जाम दो तो आखिरी तक पूरे अच्छे से पढ़ना, सही नहीं है पूछा गया है या फिर सही है पूछा गया है। ठीक है, इसमें आपको ऑप्शन ए दिया है, क्या चीज? विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या समान होती है। ऑप्शन बी दिया है, किसी तत्व के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है। ऑप्शन सी दिया है, किसी तत्व के सभी परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। और ऑप्शन डी दिया है, यदि किसी तत्व के सभी परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या सदैव समान होगी। तो देखो क्या होता है इसमें, विभिन्न तत्वों में परमाणु द्रव्यमान की संख्या समान हो सकती है, तो बिल्कुल हो सकती है। मैं पहले वाले क्लास में बताया था, जब द्रव्यमान संख्या समान हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समभारी। तो ये तो हो सकती है, तो ऑप्शन नंबर ए तो हो सकता है, ये गलत नहीं है। इस तत्व के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है, हाँ बिल्कुल सही है। जिस तत्व की द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है और परमाणु संख्या समान होती है, उसको हम लोग क्या बोले थे? समस्थानिक। ठीक, तो ये भी हो सकती है, तो ये भी सही है। सी में दिया है, किसी तत्व के सभी परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या समान हो सकती है, ये भी बिल्कुल सही है। प्रोटॉनों की संख्या समान का अर्थ क्या बताया था मैं? परमाणु क्रमांक या फिर परमाणु संख्या का समान होना, और ऐसे परमाणु को हम लोग क्या बोले थे? समस्थानिक बोले थे, तो ये भी हो सकती है। तो तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही है। यहाँ पे सही नहीं है आपको बताना है, तो किसी तत्व के सभी परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या सदैव समान होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, न्यूट्रॉनों की संख्या सदैव समान नहीं होती है। तो सही आंसर निकल गया कौन सा? हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी नाभिक के गामा क्षय में क्या होता है? किसी नाभिक के गामा क्षय में क्या होता है उसको आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिया है क्या चीज? ऑप्शन ए में दिया, नाभिक की द्रव्यमान संख्या बदलती है जबकि इसका परमाणु क्रमांक नहीं बदलता। ऑप्शन बी में दिया, नाभिक की द्रव्यमान संख्या नहीं बदलती है जबकि इसका परमाणु क्रमांक बदलता है। ऑप्शन सी में दिया है, नाभिक की द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या दोनों बदलते हैं। और ऑप्शन डी है, न तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या बदलती है और न ही परमाणु क्रमांक बदलता है। तो देखो इसमें गलत आंसर क्या होगा आपका? इसमें क्या पूछा गया है? गामा क्षय। तो गामा क्षय प्रक्रिया में क्या होता है, जो न तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या बदलती है और न ही उसके परमाणु संख्या में कोई परिवर्तन आता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों जो है वहीं के वही रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो सही आंसर कौन सा निकला हमारा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किसी परमाणु न्यूक्लियस में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को बनाने वाले मूल कणों को क्वार्क ने नाम निम्नलिखित में से किसने दिया था? कणों को क्वार्क नाम, मतलब क्या बोला है कि न्यूक्लियस मतलब नाभिक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को बनाने वाले जो मूल कण होते हैं उसको क्वार्क नाम दिया गया था। तो क्वार्क नाम किसने दिया है, इसको आपको बताना है। ये वाला प्रश्न पिछले वाले जो एमसीक्यू आया था उसमें भी था, ये थोड़ा अलग अलग था। ठीक है, तो किसने दिया था नाम? तो आपके मुर्ले गेलमन ने दिया था। किसने? मुर्रे गेलमन ने नाम दिया था क्वार्क, जिसको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बनाने वाले मूल कणों को। ठीक, तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न दिया है, किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या, क्या चीज? द्रव्यमान संख्या उसमें से क्या उत्सर्जित होने पर परिवर्तित नहीं होती है? इसको मैं अभी अभी ही आप लोगों को और अच्छे से बताया हूँ। तो देखो क्या होता है, किसी तत्व की जो द्रव्यमान संख्या है केवल अल्फा या बीटा कण के विकिरण पर परिवर्तित नहीं होती है, या फिर केवल अल्फा और गामा की विकिरण के उत्सर्जित होने पर परिवर्तित नहीं होती है, केवल बीटा और गामा विकिरण के उत्सर्जित होने से परिवर्तित नहीं होती है, या फिर अल्फा बीटा और गामा विकिरण
के उत्सर्जन से परिवर्तित नहीं होती। तो देखो मैं अभी अभी आप लोगों को क्या बताया था, गामा अच्छा है, उसमें क्या हो रहा था, गामा किरण क्या हो रही थी उत्सर्जित, तो गामा तो आएगा ही, ठीक। लेकिन देखो होता क्या है एक्चुअल में, अल्फा हो या बीटा हो या गामा हो, कोई भी किरण उत्सर्जित हो, किसी तत्व के द्रव्यमान संख्या में परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसमें क्या दिया है, अल्फा बीटा और गामा विकिरण के उत्सर्जन से आपके द्रव्यमान संख्या में क्या चीज, कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, परमाणु अभाज्य है, यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था। सबसे एकदम बेसिक क्वेश्चन किसने किया था, डाल्टन ने किया था। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त में पांचवें आवर्त में कितने तत्व है। तो पांचवें आवर्त में तत्वों की संख्या है 18। कितनी है, 18। अगला प्रश्न है, जल वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो जल वाष्प में परिवर्तन कौन सा, एक भौतिक परिवर्तन कहलाता है। प्राकृतिक परिवर्तन नहीं कहलाता, रासायनिक परिवर्तन भी नहीं कहलाता, जैविक परिवर्तन बिल्कुल नहीं कहलाता। जल का वाष्प में परिवर्तन आपका एक भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अगला प्रश्न है, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण बताइए। तो क्या पहले क्या दिया, हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना ये भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत नहीं आता है। मोमबत्ती का जलना भी भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत नहीं आता है। दूध से दही बनना ये भी भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत नहीं आता है। पानी में चीनी का घुलना ये आपका होता है भौतिक परिवर्तन के अंदर। कौन सा, पानी में जब हम लोग शक्कर को घोटते हैं ना, तो यही आपके भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। बाकी ये तीनों जो है आपके क्या चीज, बाकी ये तीनों जो है आपके रासायनिक परिवर्तन, ठीक, केमिकल, ये जो है आपके भौतिक परिवर्तन, ठीक है। अगला प्रश्न है, माणिक्य और नीलम, क्या चीज, माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं। ऑप्शन ए है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, और होता है ना कि माणिक और नीलम करके जिसका अंगूठी बनाते हैं ना, तो उसका रासायनिक नाम या फिर उसको रासायनिक रूप में कैसे प्राप्त किया जाता है, या ऐसा भी पूछ सकता है कि उसका रासायनिक नाम क्या है बताइए करके। तो यही जो चारों ऑप्शन रहेगा उसमें आपको बताना रहेगा, ठीक। ऑप्शन ए क्या दिया है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी दिया है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ऑप्शन सी दिया है लेड टेट्रा ऑक्साइड। ऑप्शन डी दिया है बोरॉन नाइट्राइड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या नाम से होता है इसका रासायनिक नाम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। किसको, माणिक्य और नीलम, जिसको अंगूठी में पहनते हैं ना किस्मत बदलने के लिए, है वही वाला है भैया, ठीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए में दिया प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना, ये आपका रासायनिक परिवर्तन बिल्कुल नहीं होता है। ऑप्शन बी है सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना। ऑप्शन सी है सानी हुई मिट्टी मिट्टी का सूखने पर भंगुर हो जाना। और ऑप्शन डी है नमक का पानी में घुलना। तो देखो चीनी का पानी में घुलना भौतिक परिवर्तन है, ये भी आपका भौतिक परिवर्तन, ये भी भौतिक परिवर्तन, ये भी नहीं, ये आपका होगा रासायनिक परिवर्तन। क्योंकि देखो सब्जी को जब हम लोग पकाते हैं तो वो मुलायम हो जाता है, ये आपके रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक परिवर्तन उदाहरण है, या फिर कौन से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन ए में दी है सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन। ऑप्शन बी में दी है बर्फ का गलन। ऑप्शन सी दिया है दुग्ध आस्कंदन आस्कंदन। इसमें से आपको नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को आपको देना है, ठीक। तो अगर इसमें सही उत्तर देखें तो आप लोग पहले इसको पढ़ो, प्रश्न को क्या बोला है कि रासायनिक परिवर्तन के बारे में बोला, ठीक। तो देखो रासायनिक परिवर्तन कौन कौन सा हो सकता है, बर्फ का गलन रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आ सकता है या नहीं, आप लोग बताओ, लगता है आ सकता है ऐसा कुछ, या फिर कौन सा सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन आ सकता है, ऐसा कुछ लगता है आप लोगों को। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सोडियम का क्रिस्टलन और बर्फ गलन ये दोनों आपके रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत नहीं आता है। रासायनिक परिवर्तन के अंदर केवल एक चीज आती है, दुग्ध या फिर दूध का आस्कंदन। तो इसमें देख लो केवल 3 किस्में दी है, ऑप्शन नंबर बी में दी है। तो सही आंसर निकल के आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। देखना पे सही है बताना आपको
क्या बताना है? सही कथन को चुनना है। ठीक, इसके लिए ऑप्शन ए दिया है, बर्फ का पिघलना और मोमबत्ती का जलना एक ही प्रकार के रासायनिक परिवर्तन निरूपित करते हैं। ऑप्शन बी है, बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है और मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। बर्फ का पिघलना रासायनिक परिवर्तन है और मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन है। बर्फ का पिघलना और मोमबत्ती का जलना एक ही प्रकार की भौतिक परिवर्तन निरूपित करते हैं। तो देखो, मैं अभी अभी जो 2-3 क्वेश्चन कराए हैं उससे ही भी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो, बर्फ का पिघलना और मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, तो ऊपर मैं बताया था बर्फ का पिघलना तो रासायनिक परिवर्तन है ही नहीं, तो यहीं से गलत हो जा रहा है। ऑप्शन बी में क्या दिया है, बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है और मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन। ये आपका सही है, क्योंकि देखो मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन होता है और बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन होता है। तो सही आंसर कौन सा निकल के आ रहा है हमारा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? आप लोग अब इसको बनाने का प्रयास करें कि कैसे बनेगा। देखो, पहला क्या है, कागज का जलना। दूसरा क्या है, नर्म लोहे का चुंबकित होना। तीसरा है जल में शक्कर का घुलना। और चौथा, जल से बर्फ के घनों का बनना। तो देखो, मैं आप लोगों को बताया, ये तो सीधा आपका भौतिक परिवर्तन है, ये भी आपके भौतिक परिवर्तन, ये भी आपके भौतिक परिवर्तन है। सही आंसर कौन है? कागज को जलाते हैं ना, किसी को जलाते हो मैक्सिमम आपके रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, कागज को जलाना एक रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? देखो, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन से बहुत सारे प्रश्न है, क्योंकि 9th में देखना है ऐसा टाइप के प्रश्न दिए गए, 9th है 10th में, एंड इस विज्ञान में आपको ऐसे टाइप के जो टॉपिक है वो देखने को मिलता है। और आप लोगों को पता ही होगा कि इसमें क्या आंसर 9th क्लास और 10th क्लास के ही पूरा सिलेबस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसी कारण मैं इसको पूरा जो जो चुनिंदा टॉपिक है उसमें से प्रश्न निकाल के आप लोगों के लिए लाया हूँ। ठीक है, तो क्या चीज पूछा है इसमें, रासायनिक परिवर्तन कौन सा आपको बताना है। तो बर्फ के घन का पिघलना, गैसोलीन का क्वथन से अंडे का तला जाना, और क्या है आखिरी में, लोहे की किसी कील का चुंबक के प्रति आकर्षण। तो ये तो आपका क्या है, भौतिक परिवर्तन, ये तो आएगा ही नहीं। ठीक, बर्फ के घन में पिघलना ये भी बिल्कुल नहीं आएगा। गैसोलीन का क्वथन भी रासायनिक परिवर्तन नहीं, भौतिक के अंतर्गत आता है। सही अंतर है कि हाँ, आंसर है किसी अंडे का तला जाना एक रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्प्रेरक में निम्न में से क्या परिवर्तित करने की क्षमता होती है? उत्प्रेरक जिसको किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपयोग में लाया जाता है, तो उसको किस लिए उपयोग में लाया जाता है, या फिर क्या चीज को परिवर्तित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए है अभिक्रिया के ताप। ऑप्शन बी है उत्पाद निर्माण का ताप। ऑप्शन सी है साम्य स्थिरांक और ऑप्शन डी है संक्रियन ऊर्जा। तो देखो, ताप को आपको चेंज करने के लिए इसको नहीं लाते भैया, संक्रियन ऊर्जा को चेंज करने के लिए लाते हैं ताकि अभिक्रिया है फास्ट हो सके। ठीक, सही आंसर है कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? यहाँ पर देखो, यही आपको बार बार देखना है, सही नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन ए में दिया है क्या चीज, किसी जलीय विलयन का क्वथनांक शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है। एकदम बिल्कुल ही गलत है ये। ठीक, कथन बी में दिया है क्या चीज, किसी विलयन में विलयों के योग से इसका जल विभव बढ़ जाता है। ये भी आपके बिल्कुल ही सही कथन है। क्या है आपका सही कथन है? ऑप्शन सी में क्या दिया, किसी विलयन में जल का वाष्प दाब शुद्ध जल के वाष्प दाब की तुलना में निम्न होता है। और ऑप्शन डी में दिया है, जब किसी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा चलाया जाता है, जो जल से अलग किया जाता है, तो विलयन पर दबाव देने पर जल प्रवाह को रोका जा सकता है। तो सभी बिल्कुल गलत है, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, किसी विलयन में विलय के योगों से इसका जल विभव बढ़ जाता है। ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऐसा नहीं होता, बाकी सब हो सकता है। ठीक, जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु क्या होता है? तो हमेशा देखना आप लोग, हमेशा क्या होता है, क्रमशः बढ़ेंगे और घटेंगे, पहले बढ़ेंगे फिर घटेंगे। ठीक है,
पहले ऐसा नहीं कि बढ़ेंगे घटेंगे, सर ने बताया था तो ऐसे लगा देना है। क्रमशः का मतलब पहले बढ़ेगा भैया, फिर क्या होगा, घटेगा। ठीक, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, नीचे दो वाक्य दिए गए हैं जिसमें से कथन ए और दूसरा कारण है। ठीक, दोनों को आपको पढ़ना है, उसके बाद इसके जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर देना है। कथन ए में की दिया गया है आपको क्या चीज, उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतम हो जाती है, और इसका कारण दिया है उच्चतर तापमानों पर आणविक गति और द्रुत हो जाती है। तो उपरोक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है आपको बताना है। ठीक, तो अगर सही की बात करें, देखो क्या होता है, ए और आर दोनों सही है और ए की व्याख्या आर करता है। ऑप्शन बी में दिया ए और आर दोनों सही किंतु ए आर की व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी में दिया ए सही है किंतु आर गलत है, और ऑप्शन डी में दिया है ए गलत है किंतु आर सही है। तो देखो इसमें क्या होता है, आपके उच्चतर तापमान पर, हमेशा उच्चतर तापमान पर रासायनिक जो अभिक्रिया वो तीव्र हो ही जाती है, बिल्कुल होती है। और उसका कारण क्या है, क्योंकि इसकी आणविक गति और ही क्या हो जाती है, द्रुत हो जाती है। तो आपका दोनों सही हो रहा है, तो सही आंसर कौन सा निकल जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, और ए की व्याख्या कौन कर रहा है, आर कर रहा है। ठीक, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है, यहाँ पर शायद जल स्रोत होगा, क्योंकि जल स्रोतों में जल के भौतिक रासायनिक लक्षण में परिवर्तन होने का क्या कारण है। तो ऑप्शन ए दी है जली बृहद उत्पादक, जली बृहद पादप, ऑप्शन बी है जली कवक, ऑप्शन सी है बहिर्दाबी, एंड ऑप्शन डी है वाष्प उत्सर्जन। तो जो क्या है, एक जल स्रोत में जल के भौतिक रासायनिक लक्षणों में जो परिवर्तन होता है उसका कारण होता है बहिर्द्रावी। क्या चीज, बहिर्द्रावी। अगला प्रश्न है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या चीज, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ये हमेशा याद रखना, एकदम नॉर्मल प्रश्न है, दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले प्रश्न है, और ऐसे टाइप के प्रश्न ही पूछे जाएंगे, देखना। निम्न में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज से एथेनॉल परिवर्तन में उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो जाइमेज, कौन सा, जाइमेज जो है ग्लूकोज से एथेनॉल में परिवर्तन में उत्प्रेरक का कार्य करता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, लोहे में जंग को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है जिंक का, मैग्नीशियम का, क्लोरीन का, या फिर तांबा का। एकदम नॉर्मल, एकदम सरल प्रश्न है, जिंक का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, दूध का दही में परिवर्तन होने के क्या कारण है। इसको आप लोग जानते हो। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के कारण ही दूध का दही में परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न दिया है, पाश्चुरीकरण संबंधित है दूध के निर्जमीकरण से, दूध के निर्जलीकरण से, दूध के किण्वन से, या फिर दूध के आसवन से। तो जो पाश्चुरीकरण संबंधित होती है आपके दूध के क्या चीज से, निर्जलीकरण से संबंधित होती है। तो इसका सही आंसर क्या निकला हमारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पाश्चराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को बहुत कम तापमान पर 24 घंटे तक रखा जाता है, दूध को 8 घंटे तक गर्म किया जाता है, दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखो, पाश्चराइजेशन जो प्रक्रिया होती है, क्या होती है, पाश्चराइजेशन प्रक्रिया में दूध को पहले गर्म करते हैं, फिर उसको एक निश्चित समय में अचानक ठंडा करते हैं। ये आपका कहलाता कार्य कौन सी प्रक्रिया, पाश्चराइजेशन। ठीक, इसको हमेशा याद रखना है, प्रश्न मैक्सिमम पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइडों का सामान्य गुणधर्म क्या है। तीसरे और चौथे जो समूह के बारे में बात किया है, ठीक, जो आवर्त सारणी में समूह के बारे में बात किया है, समूह मतलब ए वाला कॉलम। ठीक, इसमें आपको ऑप्शन ए दिया बेसिक और एसिडिक, बेसिक, एसिडिक,
या फिर कौन सा, उदासीन। तो जो तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड होते हैं वो मैक्सिमम क्या होते हैं, बेसिक भी होते हैं और एसिडिक भी होते हैं, अम्ल भी होते हैं और क्षार भी होते हैं। ठीक है, तो 60 क्वेश्चन तो हो गया। ठीक, तो ये थी हमारे आज की इस एमसीक्यूज की टोटल 60 क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और जो लोग नए हो मेरे चैनल में, नए आए हो, नई वीडियो को देख रहे हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि हम लोग ऐसी ही वीडियो लाते रहते हैं। जितना भी एग्जाम आपके छत्तीसगढ़ में हो रहा है या फिर सेंट्रल लेवल में हो रहा है उसके लिए एमसीक्यूज की सीरीज या फिर क्लासेस लाते रहते हैं। ठीक है, और मैं बताया हूँ कि मेरा टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन करना, वहाँ से आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड होता रहेगा। वहाँ से संपूर्ण जानकारी, जो भी वैकेंसी आने वाली है, क्या वैकेंसी रद्द हो रही है, कब एग्जाम होने, सभी की जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, तो वहाँ से जाकर आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय जोहर, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।